इस वीडियो में हम पोएम के टाइप्स को समझेंगे। कितने टाइप्स की पोएम्स होती हैं। वैसे तो बहुत टाइप्स की पोएम्स होती हैं, लेकिन इसमें मेन जो टाइप्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये है एक्रोस्टिक पोएम। एक्रोस्टिक पोएम होती क्या है, इसको समझते हैं। यू माइट रिमेंबर राइटिंग एक्रोस्टिक पोएम इन एलिमेंट्री स्कूल। तो जो हम एलिमेंट्री स्कूल में कुछ पोएम्स को बनाते हैं केवल बच्चों को सिखाने के लिए, उसका कोई ज़्यादा मकसद नहीं होता, एम नहीं होता, तो ऐसी पोएम को हम क्या बोलते हैं, एक्रोस्टिक बोलते हैं। इन एन एक्रोस्टिक पोएम द लाइन्स आर अरेंज्ड सो द फर्स्ट लेटर इन ईच लाइन हेल्प्स टू स्पेल आउट ए वर्ड। हम इन पोएम को ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि इसमें बच्चा जो पहला वर्ड है उसके पहले लेटर को समझे, उस पर हम उसमें क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि हम उसको एलिमेंट्री स्कूल में हम उसको अल्फ़ाबेट का नॉलेज देना चाहते हैं। ऐसी पोएम्स को हम क्या बोलते हैं, एक्रोस्टिक पोएम्स बोलते हैं। द लाइन्स इन एक्रोस्टिक पोएम कैन बी फुल लाइन्स और सिंगल वर्ड्स। और एक्रोस्टिक पोएम में एक वर्ड भी हो सकता है, सिंगल लाइन्स भी हो सकती हैं और फुल लाइन्स भी हो सकती हैं। देर इज़ नो रिक्वायर्ड मीटर और राइम स्कीम फॉर एक्रोस्टिक पोएम्स। हियर इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो है कोई मीटर नहीं होता, कोई राइम स्कीम नहीं होती। यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये लाइंस हैं, परफेक्ट टूल फॉर राइटिंग ऑन द फ्लाई। तो यहाँ पर पी को क्या किया गया है, इम्फेसिस दिया गया है, बच्चे को हमको ये लर्न करवाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर से हमको मतलब होता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन फ्रॉम क्विल्स टू फाउंटेन्स, बॉल पॉइंट्स टू रोलर बॉल्स। अब यहाँ पर ये हम लाइन बनाए हैं, लेकिन इसमें जो हमारा मेन एम है वो ई को इम्फेसिस देना है, ई लेटर को बच्चों को समझाना है। नो टच स्क्रीन कैन रिप्लिकेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ राइटिंग बाय हैंड। तो यहाँ पर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ पोएम उनको बताते हैं, और ये फर्स्ट लेटर इसका क्या कहलाया, एन कहला गया। इस तरह से एक्रोस्टिक में ना तो राइम स्कीम होती है, ना मीटर होता है। ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है, फुल लाइन भी हो सकती है। एलिमेंट्री स्कूल के लिए ज़रूरी होता है। इसमें हम फर्स्ट लेटर को फोकस करते हैं। नेक्स्ट टाइप है पोएम का बैलेट। बैलेट्स आर नरेटिव पोएम्स कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मेलोडियस राइम स्कीम। तो जो बैलेट्स होती हैं एक नरेटिव पोएम्स होती हैं, लंबी पोएम्स होती हैं जो किसी एक स्टोरी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करती हैं और कैरेक्टराइज करती हैं, और थोड़ा मेलोडियस होती हैं। इनको पढ़ने में मज़ा आता है, अंदर सुकून मिलता है। ए बैलेट कैन बी एनी लेंथ। ये किसी भी लेंथ की हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। बट इट मस्ट बी सीरीज ऑफ राइमिंग क्वार्टेंस। लेकिन ये एक जो है क्वार्टेंस की सीरीज होती है। क्वार्टेंस का मतलब होता है 4 लाइंस का एक ग्रुप होता है जो एक ही मीटर, एक ही फॉर्म और एक ही राइम स्कीम पर वर्क करता है। दीज क्वार्टेंस 4 लाइन्स स्टेंजास। तो जो क्वार्टेंस होते हैं ये 4 लाइन के स्टेंजा होते हैं। कैन फॉलो एनी राइम स्कीम। कोई भी राइम स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। कॉमनली द क्वार्टेंस इन ए बैलेट फॉलो एन ABCB पैटर्न। तो बैलेट में जो राइम स्कीम होती है वो ABCB होती है। ABCB का मतलब ये है कि यहाँ पर ए की जो राइम है वो कहीं नहीं मिल रही है, सी की भी राइम है वो कहीं पर नहीं मिल रही, लेकिन बी और बी की राइम मिल रही है। मतलब फर्स्ट लाइन का कोई राइम नहीं है, और यहाँ पर सेकेंड लाइन का राइम है किसके साथ, थर्ड लाइन के साथ, और यहाँ पर थर्ड का कोई राइम नहीं है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ए है, आई राइट एवरी डे। अब यहाँ पर डे आया तो यहाँ पर AY वाला कुछ नहीं है क्योंकि राइम ये एक ही बार हुआ। इसके बाद हम बी में देखते हैं, सम डे आई विल फिनिश माई बुक। तो यहाँ पर क्या आया, लास्ट में बुक आया, राइमिंग स्कीम को देखना है। और इसके बाद ये लास्ट वाले में फिर रिपीट होता है, दैट आई फॉरगेट टू कुक। तो ये हो गया कुक। मतलब यहाँ पर बी का मतलब है दोनों राइम स्कीम सेम है, और यहाँ AC का मतलब है इनकी राइम स्कीम अलग अलग है। तो इस तरह से जब ये रिपीट होते हैं मतलब उस लाइन में हमको राइम स्कीम देखना है। ये क्वार्टेंस हैं, 4 लाइन की पोएम होती हैं। 4 लाइन की पोएम में यहाँ पर फर्स्ट लाइन का राइम स्कीम नहीं होता है, सेकेंड लाइन का फोर्थ लाइन के साथ राइम स्कीम मिलता है, यहाँ पर थर्ड लाइन का राइम स्कीम नहीं होता है। तो इस तरह से ये बैलेट होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पोइट्री की, ये होती है एलेगी। एलेगी का जो फॉर्म है वो इस तरह से होता है कि वह
एक तरह का मौन बताता है, माने दुख भरी जो पोयम होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलेगी बोलते हैं। जनरली एलेगीज आर रिफ्लेक्टिव एंड रिटन टू मॉर्न एन इंडिविजुअल ग्रुप। तो यहाँ पर जो एलेगीज होती हैं वो दुख को व्यक्त करने के लिए होती हैं, किसी इंडिविजुअल का अकेले के दुख को भी व्यक्त करती हैं और किसी ग्रुप के भी दुख को व्यक्त करती हैं। दे आल्सो फ्रिक्वेंटली एंड विद द लाइन्स अबाउट होप एंड रिडेम्पशन। और जब ये लास्ट में लाइन होती है तो पूरी स्टोरी जो होती है, पूरी पोयम होती है, वो मॉर्न को, दुख को ये रिलेट करती है, लेकिन लास्ट में होप और रिडेम्पशन को भी बताती है, आशाओं को, और उसका जागृति कैसा होगा, जागरण कैसा होगा, उस चीज़ को ये इम्फेसिस करती है। एलिगीज ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस एंड ओवर टाइम दे मॉर्फ्ड इनटू अ मॉर्निंग पोएम्स वी नो देम एज टुडे। तो ये जो है पुराने ग्रीस में डेवलप हुई थी, वहाँ से ओरिजिन हुई थी, और बाद में हम इनको मॉर्निंग पोएम्स के, मतलब इसमें दुख भरी जो कविताएं होती हैं, दुखद कविताएं होती हैं, उनसे हम इसको रिलेट करते हैं। डेर्गे विथआउट म्यूजिक बाय एडाना सेंट विंसेंट मिले इज़ ए वेल नोन एलेगी, टेक ए लुक एट दिस एक्सपर्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके जो एक एलेगी लिखी है ये विंसेंट मिले ने, और ये एक वेल नोन एलेगी है। उन्होंने क्या लिखा था अपने पोयम में, आई एम नॉट रिजाइन टू द सेटिंग अवे ऑफ लविंग हर्ट्स इन द हार्ड ग्राउंड, सो इट इज़ एंड सो इट विल बी, फॉर सो इट हैज़ बीन टाइम ऑफ द माइंड। Into the darkness they go, the wise and the lovely, crowned with the lilies and with laurel they go, but I am not resigned। तो इस तरह से पोयम होती थी जो दुखों को व्यक्त करती थी, किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप की, उसी को हम क्या कहते थे, एलेगी पोयम बोलते थे। अब यहाँ पर पोयम का अगला फॉर्म होता है इपिक। तो इपिक्स आर लॉन्ग डिटेल्ड पोएम्स दैट टेल फैंटेस्टिकल स्टोरीज ऑफ लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स। तो इपिक्स जो होते हैं वो बड़े बड़े ग्रंथ जैसे होते हैं, इसमें किसी भी स्टोरी को बहुत फैंटेस्टिकल तरीके से, बड़े डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। ये लॉन्ग होती हैं और किसी भी इंसान की लाइफ से भी ज़्यादा पुरानी होती हैं। दीज स्टोरीज़ कैन बी फिक्शनल, ये झूठी भी हो सकती हैं, बनाई हुई हो सकती हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं, ऐतिहासिक जो हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ें हुई उसको हम इसमें पोएम के फॉर्म में लिख दिए हों तो एपिक हो जाएगा, बस लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। हिस्टोरिकल विथ जनरस हेल्पिंग ऑफ फिक्शन एंड ड्रामा टू हाइटन द इमोशन। कभी कभी हिस्टोरिकल होती है लेकिन इसमें हम फिक्शन भी मिला देते हैं, कोई अपनी सी चीज़ें मिला देती हैं, ड्रामा भी मिला देते हैं इमोशन को अच्छा करने के लिए। तो ये होती हैं इपिक्स। इपिक्स जो होती हैं काफ़ी लेंथ की होती हैं, बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इपिक कहते हैं। ये पूरी स्टोरी को क्या करती हैं, सिग्निफाई करती हैं। इपिक्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। In fact, the Epic of Gilgamesh, considered by many to be the oldest surviving piece of the literature, is an epic. Here is a snippet from epics more than 2000 words. तो यहाँ पर जो गिलगमेश इपिक है ये बहुत पुरानी इपिक है, इसको हम समझते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ इसका छोटा सा हिस्सा दिया है, इसकी देख लीजिए, कुछ लाइंस हैं गिलगमेश पोयम की। When the gods created Gilgamesh, they gave him a perfect body. Shamash the glorious sun endowed him with beauty. Adad the god of the storm endowed him with courage. The great gods made his beauty perfect, surpassing all others, terrifying like a great wild bull. 2/3 they made him God and 1/3 man। तो इस तरह से हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर के स्टोरी को डेवलप करते हैं, बड़ी स्टोरी बनाते हैं थ्रू द पोएम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं। अब यहाँ पर अगला जो टाइप है पोएम का है वो है फ्री वर्स। ए फ्री वर्स पोएम कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। तो फ्री वर्स जो होता है, जैसा नाम है फ्री ही है, तो ये लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। एंड इट कैन कवर एनी सब्जेक्ट और मैटर, ये किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है। एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हैव कंसिस्टेंट राइम एंड स्कीम और मीटर इज फ्री वर्स पोएम। ना तो इसकी कोई कंसिस्टेंसी होती है राइम में और ना इसके मीटर में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो ऐसी पोएम को हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक पोएम है ऑटम।
और इसको टी हेल्मे ने लिखा था। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ टच ऑफ कोल्ड इन द ऑटम नाइट आई वॉक्ड अब्रॉड एंड सॉ द रूडी मून लीन ओवर ए hedge like a red-faced farmer. I did not stop to speak but nodded, and around about were the wistful stars with white faces like torn children. तो इसमें आपको कहीं राइम स्कीम न दिख रहा होगा, कहीं मीटर न दिख रहा होगा, कोई विशेष सब्जेक्ट न दिख रहा होगा। हो सकता है अगले स्टेंजा में कोई इसका मैटर सब्जेक्ट चेंज हो जाए, तो ऐसे पोएम को हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्स बोलते हैं। तो यहाँ पोएम का देख लेते हैं। अगला फॉर्म है गज़ल। तो गज़ल सारे टाइप ऑफ अरेबिक पोएट्री। तो गज़ल्स जो होती हैं अरेबिक पोएट्री होती हैं, दैट डेट्स टू 7th सेंचुरी, और ये 7th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। गज़ल्स आर शॉर्ट पोएम्स कंपोज्ड ऑफ 5 और मोर कपलेट्स। तो जो गज़ल्स होती हैं छोटी छोटी पोएम्स होती हैं जिसमें 5 से या उससे अधिक जोड़े होते हैं लाइनों के। माने कपलेट्स का मतलब होता है लाइनों के जोड़े जो एक लय में हो, एक मीटर में हो, एक सिलेबल्स में हो, एक फॉर्म में हो। तो इस तरह से उसमें 5 कपलेट्स होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जनरली ये नो मोर देन 15, इसमें 15 कपलेट्स नहीं हो सकते हैं। लगभग 5 होंगे मिनिमम, और 5 से लेके 15 तक, मतलब 5 कपलेट्स का मतलब 10 लाइन, और ये मैक्सिमम 15 कपलेट्स का मतलब हो गया 30 लाइन तक की ये गज़ल हो सकती है। जनरली गज़ल्स डील्स विद द थीम्स ऑफ लव। जो इनकी थीम होती है उसमें लव होता है, बोथ रोमांटिक एंड स्पिरिचुअल। रोमांटिक लव भी हो सकता है, स्पिरिचुअल लव भी हो सकता है। तो जो रोमांटिक लव होता है अपने कपल के बीच में हो गया, और जो स्पिरिचुअल लव है वो गॉड से रिलेटेड हो जाता है। एंड एक्सप्लोर द पेन ऑफ लॉस, ये दर्द भरी हो सकती हैं। एंड सेपरेशन फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ लव, और यहाँ पर ये लव से अलग होने का भी इसमें फील आता है, ये गज़ल्स होती हैं। तो चलिए यहाँ पर इवन द रेन, और ये गज़ल लिखा था आगा शाहिद अली ने। इनकी कुछ लाइंस को पढ़ते हैं और देखते हैं इस लाइंस में क्या है, गज़ल समझते हैं। व्हाट विल सफिस फॉर ए ट्रू लव नॉट इवन द रेन, बट ही हैज़ बॉट ग्रीप्स स्लॉटरी ब्रॉट इवन द रेन। Our glosses wanting in this world, can you remember anyone when we thought the poets taught even the rain। तो इस तरह की गज़ल्स होती हैं। अब हम अगले स्टेप में पहुंचते हैं। जो अगला फॉर्म है पोएम का है वो है हैकू। ये हैकू इज ए शॉर्ट पोएम। तो जो हैकू होती है ये हैकू शॉर्ट पोएम होती है, कैरेक्टराइज बाय इट्स यूनिक फॉर्म। और ये इसका एक यूनिक फॉर्म भी होता है। इसमें क्या यूनिक फॉर्म होता है? ए 5 सिलेबल लाइन फॉलोड बाय 7 सिलेबल लाइन फॉलोड बाय 5 सिलेबल लाइन। तो यहाँ पर जो लाइंस होती हैं तो पहली लाइन में 5 सिलेबल होता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 7 सिलेबल होता है, फिर 5 सिलेबल होता है, और ऐसे फॉलो करते जाते हैं। इनकी कोई राइम स्कीम नहीं होती है। हैकू हेल फ्रॉम जापान। तो जो हैकू है वो जापान से ओरिजिनेट हुई है। ओरिजिनली दे वेयर ए कंपोनेंट ऑफ लॉन्गर टाइप ऑफ पोएम नोन एज रेंगा। तो जो एक पोएम होती है रेंगा, उसका एक ये लॉन्गर फॉर्म होता है, उसका जो छोटा फॉर्म बनाया गया है वो क्या है? हैकू है। ओवर टाइम पोएट्स बिगेन राइटिंग स्टैंडल वन हैकू एंड टुडे इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज ए डिस्टिंक्ट पोएटिक फॉर्म। तो शुरू में इसको कुछ बोलने के लिए लोगों के सामने रखा गया था कुछ लाइंस को, लेकिन अब ये एक पोएटिक फॉर्म बन गया है, लोग इसको सुनना पसंद करते हैं। हैकू आर टाइपिकली अबाउट नेचर एंड इन द जापानीज दे कंटेन ए क्रेजी कटिंग वर्ड द डिवाइड्स द पोएम इनटू 2 पार्ट्स। तो जो हैकू होता है वो जनरली नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है, और इसको 2 पार्ट्स में क्या होते हैं डिवाइड करते हैं हम लोग हैकू को। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मात्सुओ बाशो ने ये लिखी है। एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, ए फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, स्प्लैश साइलेंस अगेन। इस तरह से ये जो जापानीज़ पोएम होती हैं वहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हैकू बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में होती हैं। अब यहाँ पर पोएम का अगला फॉर्म होता है लिमेरिक। ये जो पोएम होती है लिमेरिक्स आर ह्यूमरस ऑफन टॉडी पोएम्स दैट ओरिजिनेटेड इन 19th सेंचुरी। तो
तो जो लिमरिक्स होती हैं वो ह्यूमरस होती हैं, व्यंग्यात्मक होती हैं, या हम किसी को कटाक्ष करते हैं, ये पॉइंटेड होती हैं, किसी एक पर्सन, किसी एक ग्रुप या किसी के लिए हम यहाँ पर उसको पॉइंट आउट करते हैं, या तो उसकी हम बड़ाई कर देते हैं या फिर हम उसमें बुराई कर देते हैं। एज ए फॉर्म लिमरिक्स हैव स्पेसिफिक रूल्स। तो लिमरिक्स का एक स्पेसिफिक रूल्स होता है। इसमें देखते हैं लिमरिक्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं। इसमें 5 लाइंस होती हैं। इनका राइम स्कीम ए ए बी बी ए होता है, मतलब 2 लाइन में जो है राइम मिलेगा, फिर अगली 2 लाइन में डिफरेंट राइम मिलेगा, फिर यहाँ पर लास्ट लाइन में जो शुरू लाइन का राइम है वो वाला मिलेगा। फर्स्ट 2 लाइन्स कंटेन 7 to 10 सिलेबल्स। जो शुरू में जो लाइंस होती हैं 2 लाइंस, उसमें जो सिलेबल्स होते हैं वो 7 से 10 हो सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ लाइंस कंटेंस 5 to 7 सिलेबल्स, और तीसरी और चौथी लाइन में जो है 5 से 7 सिलेबल्स हो सकते हैं। फाइनल लाइंस कंटेन 7 to 10 सिलेबल्स। तो जो लास्ट की लाइन होती है उसमें भी जो सिलेबल्स होते हैं वो 7 to 10 होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। लिमरिक्स का एग्जाम्पल क्या है? देयर वंस वाज ए मैन फ्रॉम नॉनटुकेट हु केप्ट ऑल हिज कैश इन ए बकेट। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका राइम स्कीम और इसका राइम स्कीम। यदि हम इसको ए मानते हैं तो यहाँ भी क्या आ गया? ए आ गया, ए हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बट हिज डॉटर नेम्ड नैन। अब यहाँ पर इनका राइम स्कीम नहीं अलग है, तो इसको हम मान लिए क्या? बी हो गया। फिर यहाँ रन अवे विथ ए मैन, तो यहाँ पर ए एन आ गया, तो ये किसके राइम स्कीम को फॉलो कर रहा है? ऊपर, यानी बी बी हो गया। एंड एज फॉर द बकेट नॉन केट, फिर ये इसी तरह ए जैसे आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया। तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम क्या बन जाएगी? ए बी बी ए, इस तरह से इसकी राइम स्कीम होती है। अब हम बात करते हैं पोयम के अगले फॉर्म की, होती ओड। एन ओड इज़ ए पोयम दैट प्रेजेस समथिंग और समवन। तो जो ओड पोयम होती है किसी की प्रशंसा के लिए बनाई जाती है। ऑड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टिक एट टू एनी स्पेसिफिक मीटर, राइम स्कीम और लेंथ, टू दे ऑफन यूज ए फॉर्मल टोन। तो ये जो ऑड होती है कोई इसका स्पेसिफिक मीटर नहीं होता है, राइम स्कीम नहीं होती है, लेंथ नहीं होता है, फॉर्मल टोन में हम इसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ऑड्स आर ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस वेयर दे वेयर परफॉर्म विथ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट। तो यहाँ पर जो ऑड्स होती हैं वो ग्रीस में ओरिजिनेट हुई थी, और जिनको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं? प्ले करते हैं, गाते हैं, तो अच्छा लगता है। टुडे दे आर ऑफन रिटन एंड रिसाइटेड इन सेलिब्रेशंस ऑफ बिलव्ड इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। और आज भी हम इसको जो है याद करते हैं, लिखते हैं। जब कोई अच्छा सेलिब्रेशन होता है तो हम उनके प्रेम के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको हम क्या करते हैं? प्ले करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ऑड का, और ग्रीक पोएट पिंडार ने इसको लिखा है। क्या है? क्रेचस फॉर ए डे, व्हाट इज़ ए मैन, व्हाट इज़ ही नॉट, ए ड्रीम ऑफ ए शैडो इज़ आवर मॉर्टल बीइंग, बट व्हेन देयर कम्स टू मैन ए ग्लीन ऑफ स्प्लेंडर गिवन ऑफ हेवन, then rests on them a light of glory and blessed are their days। अब यहाँ पर पोयम का जो अगला फॉर्म है वो है सोनेट। द टू मेन टाइप्स ऑफ सोनेट, शेक्सपियरियन एंड पेट्रार्चन। तो यहाँ पर सोनेट के भी 2 टाइप होते हैं। एक शेक्सपियर ने डेवलप किया था, एक पेट्रार्च ने डेवलप किया था। तो इसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, इसको पेट्रार्चन सोनेट बोलते हैं। Both are named for poets who not only made the form their own but also made it famous। तो ये ही 2 लोग हैं जो इनका खुद का फॉर्म है और इनका खुद फॉर्म है, इसको फेमस भी इन्होंने ही बनाया है। और एक पोएट का फॉर्म बन गया, लोग पसंद करते हैं और इसको आज भी लिखते हैं। सोनेट्स हैव रूट्स इन देयर 13th century इटली। और सोनेट्स का जो ओरिजिनेशन है वो इटली से हुआ है 13th century में। बोथ टाइप्स ऑफ सोनेट adhere टू स्पेसिफिक रूल्स। और दोनों सोनेट के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट की। 3 क्वार्टेंस 4 लाइन्स। तो यहाँ पर 4 लाइन के क्वार्टेंस होते हैं, 3 मतलब 12 लाइन्स हो जाती हैं। 3 क्वार्टेंस का मतलब 12 लाइन्स। एंड ए कपलेट, और लास्ट में एक कपलेट होता है। मतलब टोटल इसमें कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। 3 क्वार्टेंस होते हैं और एक क्वार्टेंस में 4 लाइंस होती हैं। तो ये
4 3 जा 12, 12 इसमें लाइंस हो गई। बाद में एक लास्ट में कपलेट लिखा जाता है, इसमें 2 लाइन होती हैं। तो इस तरह से एक शेक्सपियरियन सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। और इनका राइम स्कीम देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी जी राइम स्कीम होती है। तो जो पहला क्वार्टेन होगा वो 4 लाइन का होगा, उसमें इसका राइम स्कीम पहली लाइन का राइम स्कीम जो है 3rd लाइन से, और सेकेंड लाइन का राइम स्कीम जो है 4th लाइन से। इसी तरह से जो अगली 4 लाइन होगी उनकी राइम स्कीम अलग होगी, उसमें भी जो है एक पैटर्न है कि फर्स्ट वाला जो है 3rd से और सेकेंड वाला जो है 4th से राइमिंग करेगा। फिर जो हमारा 4th क्वाड्रेंट होता है उसमें जो होता है, इसमें भी यही होता है कि फर्स्ट वाला जो राइमिंग है वो 3rd के साथ, और जो सेकेंड वाला है उसका राइमिंग किसके साथ होगा, 4th के साथ होगा। और लास्ट की 2 लाइन होती हैं आपस में राइमिंग में कंडीशन में होती हैं। तो इस तरह से शेक्सपियरियन सोनेट में 14 लाइंस होती हैं और इस तरह से राइमिंग स्कीम होती है। अब पेट्रार्चन वाले में चलते हैं। तो 2 स्टेंजास 1 ऑक्टेव एंड 1 सेस्टेट। तो यहाँ पर 2 स्टेंजा होती हैं, इसमें भी 14 लाइंस होती हैं, लेकिन 1 स्टेंजा पहले वाले स्टेंजा में 8 लाइंस होती हैं, और जो दूसरा स्टेंजा होता है उसमें 6 लाइंस होती हैं। तो 8 6 कितना हो गया, 14 लाइंस। तो इस तरह हर सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं, 14 लाइंस होती हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट और क्वेश्चन। जो शुरू का 8 लाइन्स होता है ये क्वेश्चन या आर्गूमेंट देता है। ए वोल्टा और टर्न बिगिंस टू द सेस्टेट व्हिच रिस्पॉन्स टू द आर्ग्यूमेंट पोज्ड इन द ऑक्टेव। और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं वो आर्ग्यूमेंट को रिस्पॉन्स करता है कि उसके बारे में हमको क्या बोलना है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, तो पहली जो लाइन्स है वो 8 स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देख लेते हैं राइमिंग स्कीम, ए बी बी ए बी बी ए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका राइम और इसका राइम एक जैसे होगा, और यहाँ पर ये दूसरी लाइन का, तीसरी लाइन का, फिर ये 6वीं लाइन का और 7वीं लाइन का जो राइम स्कीम होगा वो एक जैसे होगा। इसी तरह से ये तो हो गया 8 लाइन्स। अब इसमें हो गया 6 लाइन्स। तो 6 लाइन्स में एक के बाद एक अल्टरनेट कंडीशन में क्या होता है, राइमिंग होता है। माने फर्स्ट लाइन की राइमिंग 3rd से, 3rd वाली की किससे हो जाएगी, 5th से हो जाएगी। इस तरह से राइमिंग चलती है। और लास्ट में भी ये इस तरह का भी राइमिंग स्कीम हो सकता है 6 वाले का। तो चलिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, उसको हम देख लेते हैं कैसा यहाँ पर सोनेट का एग्जाम्पल दिया है। नॉट लाइक द ब्रेजन जाइंट ऑफ ग्रीक फेम विथ कॉन्करिंग लिम्स एस्ट्राइड फ्रॉम लैंड टू लैंड, हियर एट आवर सी वास्ट सनसेट गेट्स शैल स्टैंड ए माइटी वोमन विथ ए टॉर्च, हुज flame is the imprisoned lighting, and her name mother of exiles. From her beechen hand glows word wide welcome, her mild eyes command. The air breathed her birth, that twin cities frame. Keep ancient lands our stories pomp, cries the with silent lips. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. The rest refuses of your teeming shore. Send these the homeless tempest toast to me. I lift my lamp beside the golden door. तो इस तरह से यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर होता है। चलिए अगले फॉर्म में चलते हैं। ये है विलेनेली। तो ये विलेनेली एक पोयम का फॉर्म है। द विलेनेली इज़ ए पोएटिक फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। और इसका ये जो पोएटिक फॉर्म है फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ इनिशियली एज वेरिएशन ऑफ पेस्टरल पोएट्री। तो एक ये पेस्टरल पोएट्री होती है। विलेनेल एर स्पेसिफिकली अबाउट द ऑब्सेशन एंड फॉलोज ए स्ट्रिक्ट फॉर्म। तो ये इसका एक स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है। देखिए इसमें टोटल लाइन्स कितनी होती हैं, 9। तो इसमें 5 टेरसेट्स होते हैं, 5 लाइन के ग्रुप बने होते हैं। 1 क्वार्टेन होता है और एक 4 लाइन का ग्रुप होता है। तो यहाँ 5 टेरसेट्स माने 3 लाइन्स के बने होते हैं। जैसे 1 टेरसेट हो गया, 2 टेरसेट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 5 टेरसेट्स होते हैं। और ये लास्ट वाली जो होती है क्वार्टेन होती है। इनका राइमिंग स्कीम ऐसा देख लीजिए कि फर्स्ट वाली की राइमिंग स्कीम 3rd वाले से मिलती जुलती है और एक ही राइमिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो लास्ट लाइन है ये 4 लाइन की बनी होती है। तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट वाला जो राइम है वो 3rd लाइन से और 4 लाइन से क्या करता है, मैच करता है। लाइन 1 रिपीट्स इन लाइन 6, 12 एंड 18। तो जो फर्स्ट लाइन होती है 6 लाइन्स में और 12 लाइन्स में, 18 लाइन्स में क्या होती है, रिपीट होती है। इसी तरह जो 3rd लाइन होती है वो 9 लाइन में, 15 नंबर की लाइन में और 19 लाइन के नंबर में क्या होती है,
रिपीट होती है। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ है मेड गर्ल्स लव सॉन्ग, तो यहाँ पर ये एक विलेनली है। आई शट माई आइज एंड ऑल द वर्ड ड्रॉप्स डेड, आई लिफ्ट माई लिड्स एंड ऑल द बॉर्न अगेन, द स्टार्स go waltzing out in the blue and red, and arbitrarily blackish gallops in shut my eyes and all the world drops dead. I dreamed that you withdrew me into bed and sung me moon struck, kissed me quite insane. तो इस तरह से यहाँ पर ये लाइन थी ना हेड वाली, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ऐसी चलती है। तो 19 लाइन्स की होती है ये विलेनली